5 दिसंबर 1945 अमेरिका के फ्लोरिडा में मौजूद नेवल एयर स्टेशन से 5 टॉर्पीडो बॉम्बर्स ने फ्लाइट रूटीन के लिए उड़ान भरी। इन प्लेन्स को फ्लोरिडा से सिर्फ 104 किलोमीटर दूर मौजूद बहामास के हैंस चिकन शॉल्स पर बॉम्ब ब्लास्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर वापस लौटना था। ये डिस्टेंस सिर्फ इतना था कि कोई भी एयरक्राफ्ट 3 घंटे के अंदर रूटीन ट्रेनिंग कंप्लीट कर स्टेशन लौट आए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हिस्ट्री में इन लॉस्ट ट्रेन्स को कहा जाता है फ्लाइट 19, जिसके बारे में आपने पहले भी यूट्यूब वीडियोस में कई बार सुना होगा। स्पेशली जब भी बात बर्मुडा ट्रायंगल की आती है तो फ्लाइट 19 की मिस्ट्री हर किसी को याद आ जाती है। पर अगर मैं ये कहूँ कि एक्चुअल में ये कोई मिस्ट्री है ही नहीं, तो बल्कि मीडिया हाउसेस और टीवी चैनल्स के जरिए फैलाया गया एक ऐसा मिथ है जिस पर आज भी कई लोग यकीन करते हैं। पर फिर उस दिन असल में हुआ क्या था और ये प्लेन समुद्र में अचानक कहां गायब हो गए? 30 अप्रैल 1945 को हिटलर की मौत के ठीक 7 दिन बाद यानी कि 7 मई को जर्मनी ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर लिया। वहीं हिरोशिमा नागासाकी पर हुए न्यूक्लियर अटैक के बाद जापान ने भी 2 सितंबर को अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। अब दूसरा विश्व युद्ध सही मायनों में खत्म हो चुका था। हालांकि देशों के बीच में अभी भी लुका छुपी का खेल जारी था। अक्सर बड़े बड़े जहाज समुद्र में गायब हो जाते थे और इल्जाम समुद्री डाकुओं पर लगा दिया जाता था या फिर इसके लिए किसी सुपरनैचुरल पावर को जिम्मेदार ठहराया जाता था, जबकि कई बार ऐसे इंसिडेंट्स के पीछे खुद ये देश हुआ करते थे। नेवल स्टेशन के स्टूडेंट विंग्स की रूटीन ट्रेनिंग फ्लाइट का ग्रेजुएशन से पहले ये लास्ट प्रैक्टिस सेशन था, जिन्हें अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया था और इन ग्रुप्स को फ्लाइट 17, फ्लाइट 18 और फ्लाइट 19 जैसे कोड नेम दिए गए थे। ये ट्रेनिंग ग्रुप्स अलग अलग फाइटर जेट्स के एक्सपर्ट थे, जिसमें फ्लाइट 19 के स्टूडेंट्स TBM एवेंजर्स टॉर्पीडो बॉम्बर्स को हैंडल कर रहे थे। करीब 2:10 पर 5 टॉर्पीडो बॉम्बर्स फ्लाइट 19 के 14 क्रू मेंबर्स के साथ नेवल एयर स्टेशन से उड़ान भरते हैं। इस ट्रेनिंग सेशन को लूटियन चार्ल्स टायलर लीड कर रहे थे, जिनके पास 2500 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था और वो पिछले 3 सालों से एकेडमी में इंस्ट्रक्टर थे। हर रूटीन फ्लाइट से पहले एक ब्रीफिंग सेशन भी हुआ करता था, जिसमें एक्सरसाइज और नेविगेशन स्ट्रेटेजीज को एक्सप्लेन किया जाता था। लेकिन आज फ्लाइट इंस्ट्रक्टर चार्ल्स टायलर इस सेशन में अब्सेंट थे। यही नहीं, पहले फ्लाइट 19 का टेक ऑफ टाइम 1:45 रखा गया था, लेकिन फ्लाइट इंस्ट्रक्टर के लेट पहुंचने की वजह से इसे आगे बढ़ा दिया गया। और जब चार्ल्स टायलर से उनके लेट आने का रीजन पूछा गया तो उसने कहा कि आज वो फ्लाइट को लीड नहीं करना चाहता है, लेकिन कोई और इंस्ट्रक्टर अवेलेबल न होने की वजह से इस रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया गया। वहीं तय समय के मुताबिक 3 बजे तक 5 एयरक्राफ्ट ने बहामास के पास मौजूद हैंस चिकन शेल में अपना बॉम्बिंग टास्क कंप्लीट कर लिया और अब उन्हें नेविगेशन टास्क को फॉलो करते हुए स्टेशन वापस पहुंचना था। इंस्ट्रक्शन बहुत क्लियर थे। फोर्ट लाडरेल के लिए उन्हें पहले हैंस चिकन शेल से नॉर्थ और फिर साउथ वेस्ट की तरफ फ्लाई करना था। लेकिन करीब 40 मिनट बाद दूसरी ट्रेनिंग ग्रुप के इंस्ट्रक्टर लूटियंट रॉबर्ट को अपने ट्रांसमिशन में एक अनआइडेंटिफाइड मैसेज रिसीव होता है, जिसमें फ्लाइट 19 का एक स्टूडेंट कंपस मैलफंक्शनिंग की जानकारी देते हुए दूसरे पायलट से उसकी कंपस रीडिंग पूछ रहा था। लेकिन शायद दूसरे पायलट के भी कंपस काम नहीं कर रहे थे, इसलिए वो जवाब देते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि हम कहाँ हैं, मुझे लगता है कि हम लास्ट टर्न के बाद खो चुके हैं। लूटियंट रॉबर्ट फ्लाइट 19 के प्लेन्स के साथ रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और कुछ देर बाद उनकी रेडियो ट्रांसमिशन की फ्रीक्वेंसी FT-28 से मैच होती है, जो कि फ्लाइट लीडर चार्ल्स की थी। चार्ल्स रॉबर्ट को बताता है कि इसके दोनों कंपसेस ने अचानक काम करना बंद कर दिया है और वो अभी किसी ब्रोकन लैंड के ऊपर है। उसे यकीन है कि ये लैंड फ्लोरिडा कीज का हिस्सा है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि यहाँ से फोर्ट लाडरेल एग्जैक्ट कितनी दूरी पर है। रॉबर्ट ने फ्लाइट 19 के रास्ता भटकने की जानकारी NSA को दी। वहीं टायलर को रेस्क्यू के लिए अपनी ट्रांसमिशन की फ्रीक्वेंसी चेंज करने को कहा। अगले 2 घंटे तक फ्लाइट 19 के पायलट्स के बीच में डायरेक्शन को लेकर काफी बहस देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये प्लेन्स कई बार डायरेक्शन चेंज करते हैं। लेकिन ढलते दिन के साथ विजिबिलिटी कम होती जा रही थी और अब अंधेरे में इन प्लेन्स के लिए वापस स्टेशन का रास्ता ढूंढना लगभग नामुमकिन हो चुका था। शाम 7:04 पर स्टेशन टायलर की लास्ट ट्रांसमिशन मैसेज को कैच करता है, जिसमें वो कहता है कि all planes close up tight. We all have to ditch unless landfall. When the first plane drops below 10 gallons, we all go down together.
लेकिन इसके बाद ये जेट्स कहाँ गए, उनका क्या हुआ, इसका कुछ पता नहीं चला। एयरक्राफ्ट के साथ कनेक्शन टूटने के आधे घंटे बाद शाम 7:30 बजे बनाना रिवर से 2 पीबीएम मरीनर एयरक्राफ्ट को फ्लाइट 19 को ढूंढने के लिए भेजा जाता है। लेकिन रेस्क्यू मिशन के दौरान इनमें से एक भी पीबीएम एयरक्राफ्ट जिसमें 13 क्रू मेंबर थे वो अचानक गायब हो गया। एक ही दिन में यूएस नेवी के 6 प्लेन्स और 27 क्रू मेंबर्स समुद्र में खो जाते हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए अगले 5 दिनों तक यूएस मिलिट्री ने हिस्ट्री का सबसे बड़ा रेस्क्यू मिशन चलाया। 248 प्लेन्स, 18 सरफेस क्राफ्ट और हजारों कोस्ट गार्ड्स ने अटलांटिक ओशंस और गल्फ ऑफ मेक्सिको का 2.5 लाख स्क्वायर माइल्स का पूरा एरिया छान मारा, लेकिन कहीं पर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। क्रू मेंबर्स की जिंदा उम्मीद तो डिपार्टमेंट खो चुका था, पर हैरत ये थी कि उन्हें प्लेन्स का मलबा तक नहीं मिला। वहीं अक्सर जिन चीजों का हमारे पास जवाब नहीं होता है, हम उसे सुपरनैचुरल पावर्स या फिर एलियंस से जोड़कर देखने लगते हैं, और ऐसा ही कुछ फ्लाइट 19 के साथ भी हुआ। और इसकी वजह थी इन एयरक्राफ्ट की लास्ट लोकेशन बर्मुडा ट्रायंगल, जहां इससे पहले भी कई और शिप्स और प्लेन्स इस तरह डिसअपियर्ड हो चुके थे। पहले विश्व युद्ध के दौरान गायब हुआ यूएस नेवी का सबसे बड़ा कार्गो शिप यूएसएस साइक्लोप, जो कि 11,000 टन मैग्नीज लेकर बाल्टीमोर जा रहा था, लेकिन ये जहाज कभी अपनी मंजिल तक पहुंचा ही नहीं। दोनों ही इंसिडेंट्स में बर्मुडा ट्रायंगल एक कॉमन लोकेशन थी, जहां इन्हें आखिरी बार ट्रेस किया गया था, और यहाँ हुए मोस्ट ऑफ द डिसअपियरेंस में कंपास मैलफंक्शनिंग एक कॉमन प्रॉब्लम नोट की गई थी, जिसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये दिया जाता है कि इस जगह पर जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल सेम पॉइंट पर है, जिसकी वजह से कंपास रॉन्ग रीडिंग शो करते हैं। इसके अलावा इस जगह का क्लाइमेट और पानी के नीचे मौजूद वोल्केनोस से निकलने वाली मीथेन गैस भी यहाँ होने वाले हादसों के लिए जिम्मेदार है। हालांकि ये जगह फिर भी उतनी मिस्टीरियस नहीं है जितना कि कहानियों में बताया जाता है, और बर्मुडा ट्रायंगल जैसे सेम नेचुरल फिनोमिनास दुनिया के दूसरे कई ओशंस में भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि पैसिफिक ओशन का रिंग ऑफ फायर, जहां पर समुद्र के नीचे हजारों छोटे छोटे वोल्केनोज मौजूद हैं। वहीं फ्लाइट 19 या फिर यूएसएस साइक्लोप की डिसअपियरेंस के लिए तो बर्मुडा ट्रायंगल का ये नेचुरल क्लाइमेट भी रिस्पॉन्सिबल नहीं था। फ्लाइट 19 की डिसअपियरेंस को इन्वेस्टिगेट करने वाली टीम ने इस पर 500 पन्नों की एक रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसमें इन प्लेन्स के डिसअपियरेंस के लिए फ्लाइट लीडर चार्ल्स टायलर को प्राइमरी तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया था। चार्ल्स टायलर को एनएसए मियामी से फ्लोरिडा के फोर्ट लाडरडेल में आए हुए अभी सिर्फ 6 महीने हुए थे, और बावजूद इसके कि वो एक एक्सपीरियंस्ड पायलट थे, उनके पास रिकॉर्ड ये दिखाते थे कि टायलर को नेविगेशन में प्रॉब्लम होती थी और वो अक्सर डायरेक्शंस को चुनने में गलतियां करता था, जिसकी वजह से इससे पहले भी वो अपनी टीम के साथ पैसिफिक ओशन में 2 बार खो चुका था, लेकिन लकीली तब उसे रेस्क्यू कर लिया गया था। वहीं मियामी एयरपोर्ट की उस दिन की वेदर रिपोर्ट बताती है कि 75 माइल्स पर आवर की स्पीड वाला एक हैरिकेन शाम 4 बजे के करीब फ्लोरिडा से कुछ माइल दूर ओशन में रिकॉर्ड किया गया था, जिसकी वजह से ही शायद टायलर को रास्ता नेविगेट करने में प्रॉब्लम होने लगी और उसने एक के बाद एक गलत इंस्ट्रक्शन टीम को दिए। यही नहीं, कुछ जूनियर पायलट्स ने उसे करेक्ट करने की कोशिश भी की, लेकिन टायलर ने किसी की भी बात को सुनने से इनकार कर दिया। वहीं जब रॉबर्ट ने उसे रेस्क्यू के लिए ट्रांसमिशन की फ्रीक्वेंसी चेंज करने को कहा, तो उसने ये कहते हुए मना कर दिया कि ऐसा करने से वो अपने साथियों के साथ में कनेक्शन खो सकता है। और जिस लैंड को कैप्टन चार्ल्स टायलर फ्लोरिडा की समझ रहे थे, वो असल में बहामास का नॉर्थ ईस्ट इलाका था, लेकिन फिर भी अपनी मिसकंसेप्शन के चलते उन्होंने टीम को गलत इंस्ट्रक्शन दिए और फ्लोरिडा कीज के ऊपर होने की जानकारी एनएसए को दी, जो कि बहामास से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है, और तेज हवा की वजह से प्लेन्स चाहे कितना भी रास्ता क्यों ना भटके, उनके लिए इतनी कम टाइम में बहामास से फ्लोरिडा कीज का डिस्टेंस कवर करना नामुमकिन था। और ये बात फ्लाइट 19 की पायलट ने उनसे कही भी थी, लेकिन टायलर ने जूनियर्स की बात को इग्नोर कर दिया। टायलर की रिकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस को सुनने से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मेंटली उस ट्रेनिंग सेशन से एब्सेंट था। यहाँ तक कि एनएसए ने फ्लाइट 19 को ये सजेशन तक दिए कि अगर वो डायरेक्शन को नहीं समझ पा रहे हैं तो उन्हें सन को फॉलो करना चाहिए और उसके जरिए अपनी डायरेक्शन को नेविगेट करना चाहिए। पर इनमें से एक भी इंस्ट्रक्शन को चार्ल्स की तरफ से प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया गया, और क्योंकि इन प्लेन्स में सिर्फ 5 घंटे का ही फ्लाइंग आवर्स का फ्यूल मौजूद था, इसलिए लाजमी है कि कई घंटों तक लगातार हवा में होने की वजह से प्लेन्स का फ्यूल खत्म हो गया, जिसकी वजह से ये प्लेन समुद्र में क्रैश हो गए। और जब तक रेस्क्यू टीम एक्सपेक्टेड लोकेशन पर पहुंचती, तब तक ये प्लेन समुद्र में पूरी तरह डूब चुके थे।
नेवल एयर स्टेशन की रिपोर्ट में चार्ल्स टायलर को मेंटल एब्रिएशन का विक्टिम पाया गया था। हालांकि इस टैग को चार्ल्स टायलर की मदर के चैलेंज करने के बाद हटा लिया गया। वहीं एक्चुअल में देखा जाए तो इन 5 लॉस्ट प्लेन्स और क्रू मेंबर्स के लिए अकेले चार्ल्स टायलर जिम्मेदार थे भी नहीं। इस ट्रेनिंग मिशन के लिए टॉर्पेडो बॉम्बर्स यूज हुए थे, जिन्हें अमेरिकन डिफेंस में आए अभी सिर्फ 3 साल का ही टाइम हुआ था, और इन प्लेन्स को स्पेशली वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापानीज और जर्मन शिप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए लाया गया था। ये प्लेन्स बॉम्बिंग में एक्सपर्ट तो थे, लेकिन इनके साथ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये सिंगल इंजन जेट्स उस टाइम की हैवीएस्ट फाइटर जेट्स प्लेन हुआ करते थे, जिनकी स्पीड काफी स्लो थी और पायलट्स के लिए हार्श वेदर कंडीशन में इन्हें कंट्रोल करना और स्पेशली लैंड कराना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता था। और हमें यहाँ पर ये नहीं भूलना चाहिए कि फ्लाइट 19 में चार्ल्स टायलर को छोड़कर सभी स्टूडेंट थे, जिनमें से कुछ की उम्र तो 18 से 19 साल थी। इसके अलावा इन टॉर्पेडो बॉम्बर्स के कॉकपिट की विंडो भी बहुत स्मॉल और थिक हुआ करती थी, जिसकी वजह से पायलट्स के लिए बाहर देखकर जगह को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता था। वहीं जिस जगह ये प्लेन्स खोए थे, ये वही जगह थी जहां वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान वॉर ऑफ अटलांटिक लड़ी गई थी। ब्रिटेन को वेपन बनाने के लिए जरूरी इक्विपमेंट्स ना मिल पाए, इसलिए हजारों जर्मन यू बोट्स ने इस जगह पर कब्जा कर लिया था, जो कि अमेरिका से आने वाले कार्गो शिप्स और प्लेन्स को रास्ते में ही डिस्ट्रॉय कर दिया करते थे। जर्मन यू बोट से फाइट करने के लिए अमेरिका ने 1943 में बहामास और पास की सभी आइसलैंड्स पर एयरक्राफ्ट को नेविगेट करने के लिए जगह जगह ग्राउंड रेडार डिटेक्शन और रेडियो ट्रांसमिशंस इंस्टॉल किए। लेकिन फ्लाइट 19 के डिसअपीयर होने से कुछ महीनों पहले ही इन ग्राउंड रेडार सिस्टम्स और ट्रांसमिशंस को डिसमेंटल कर दिया गया था, जिसकी वजह से लॉस्ट प्लेन की लाइव लोकेशन को उस टाइम ट्रेस नहीं किया जा सका। वहीं इसके अलावा हेवाना और क्यूबा में मौजूद रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम्स की फ्रीक्वेंसीज भी अक्सर यहाँ नेवल ट्रांसमिशन में डिस्टर्बेंस का काम किया करती थी, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट्स के ट्रांसमिशंस को नेवी एयर स्टेशन तक पहुंचने में डिले होता था। और देखा जाए तो ये सभी फैक्टर्स उस समय वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका की एयर सिक्योरिटी में लापरवाही के एग्जाम्पल थे, जो कि फ्लाइट 19 और इसके बाद कई प्लेन्स की डिसअपीयर होने का रीजन बने। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक और पॉइंट जिसे हर आर्टिकल में अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है, वो ये कि टीबीएम एवेंजर्स टॉर्पेडो बॉम्बर्स में इमरजेंसी के लिए यूजुअली 3 एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक्स रखे जाते थे। इसके अलावा प्लेन्स में हमेशा ही एक लाइफ बोट भी मौजूद होती थी, जो कि ओशन में इमरजेंसी लैंडिंग के काम आती थी। लेकिन फ्लाइट 19 की किसी भी रिपोर्ट में इनका कहीं भी मेंशन नहीं मिलता है। ऐसा क्यों? क्या एक ट्रेनिंग सेशन होने की वजह से नेवल स्टेशन ने फाइटर जेट्स में इनफ सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं रखे थे? वहीं कई एक्सपर्ट्स तो ये तक मानते हैं कि नेवल एयर स्टेशन इस इंसिडेंट को होने से इजीली रोक सकता था अगर उन्होंने तभी रेस्क्यू के लिए प्लेन्स भेज दिए होते जब उन्हें कंपासेस मैल फंक्शनिंग का मैसेज मिला था। टेलर का लास्ट मैसेज रिसीव होने के बाद शाम 7:30 बजे नेवी ने 2 पीबीएम मरीनर्स को लॉस्ट प्लेन्स को ढूंढने के लिए भेजा, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही प्लेन वापस लौटा और दूसरा पीबीएम मरीनर 13 क्रू मेंबर्स के साथ में पानी में डिसअपीयर्ड हो गया। इस रेस्क्यू प्लेन के गायब होने के बाद तो जैसे लोगों को यकीन ही हो गया था कि बर्मुडा ट्रायंगल में कोई सुपरनैचुरल पावर है। हालांकि रियलिटी तो ये थी कि पीबीएम मरीनर डिसअपीयर नहीं हुआ था, बल्कि फ्लोरिडा की न्यू समायरा बीच के पास ही फ्यूल टैंक लीकेज की वजह से एक्सप्लोजन का शिकार हो गया था, जिसमें उन 13 क्रू मेंबर्स की भी जान चली गई, जो कि फ्लाइट 19 को रेस्क्यू करने के लिए निकले थे। और इस बात की कंफर्मेशन यहाँ से गुजर रहे एसएस गेन मिल्स नाम की एक शिप के कैप्टन ने दी, जिन्होंने प्लेन को पानी में गिरते हुए देखा था। पर इन सब रियल फैक्ट्स को दुनिया के सामने रखने के बजाय ज्यादातर लोगों ने फ्लाइट 19 की कहानी को आधे अधूरे फैक्ट्स के साथ में पेश किया और इसे हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्ट्री बना दिया। जबकि फ्लाइट 19 और पीबीएम मरीनर के डिसअपीयरेंस के पीछे ना तो कोई सुपरनैचुरल पावर्स थी और ना ही इसके लिए बर्मुडा ट्रायंगल का क्लाइमेट ही पूरी तरह जिम्मेदार था, बल्कि ये एक्सीडेंट तो ऑर्डिनरी ह्यूमन मिस्टेक और मशीन फॉल्ट के क्लासिक एग्जाम्पल है। खैर, फ्लाइट 19 की रियलिटी जानने के बाद अब आपका इस पर क्या कहना है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे शेयर लाइक करना मत भूलेगा। और हाँ, ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।